अंग्रेजन बहू गवार पति। अरे बेटी, तुम्हें अमेरिका गए हुए कई साल हो गए हैं। अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो क्यों ना तुम वापस इंडिया लौट आओ। रंजीत की बेटी लीजा अमेरिका में रहकर बिल्कुल अमेरिकन हो गई थी। वो हिंदी बोलती तो थी, लेकिन उसके हिंदी बोलने में ऐसा लगता था जैसे कोई अंग्रेजन बात कर रही हो। अरे पॉप्स, अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। अगर मैं अभी इंडिया आ गई तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कैसे करूंगी? अरे तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, अपने सभी दोस्तों को इंडिया ले आओ। मैं तुम्हारे दोस्तों को इंडिया घुमाऊंगा और तुम यहाँ पर इंडियन पार्टी देना अपने अंग्रेजी दोस्तों को। वैसे पॉप्स, ये आइडिया भी बुरा नहीं है। मैं अपने दोस्तों को इंडिया लेकर आती हूँ। अगली फ्लाइट से लीजा अपने दो दोस्त एलिना और डैनी को अपने साथ इंडिया ले आती है। लीजा, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। आज मेरा इंडिया घूमने का सपना भी पूरा हो गया। हम दोनों को ज्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इंडिया वालों से हिंदी में बात कर सके। डोंट वरी, आई एम ओनली फॉर योर्स। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक कार आती है, जिसके अंदर एक अर्जुन नाम का लड़का बैठा होता है। वो गाड़ी के अंदर से एक बोर्ड निकालता है, जिसके ऊपर लीजा का नाम लिखा होता है। हे लीजा, लुक एट देयर। आई थिंक ये तुम्हारे पिता रंजीत ने कार भेजी है। यस, ऑफ कोर्स। वो सभी कार में बैठ जाते हैं, जिसके बाद कार के अंदर बैठा हुआ अर्जुन कार को चलाने लगता है और कार के अंदर गाना चला देता है। ओह प्लीज, तुम्हारे पास इन हिंदी सॉन्ग्स के अलावा और कोई गाने नहीं है? तब से मैं देख रही हूँ ये टिपिकल टाइप के गाने बजा रहे हो। अरे मैडम, मैंने माँ के ऊपर गाना बजाया है, आपको पसंद नहीं आया? अरे माँ के लिए तो हर किसी का सीना फटकर बाहर आ जाता है, और आप तो एक लड़की हो। ओहो, अब तुम जैसी गवार को मैं क्या ही समझाऊं? I have no time for waste। अरे ये क्या बड़बड़ा रही हो मैडम, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बोलना है तो हिंदी में बोलो, कम से कम मुझे कुछ समझ तो आएगा। ब्लडी विलेजर, चुपचाप कार चलाओ, समझी? अगर और कुछ कहा तो अपने पिता रंजीत से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। ओहो मैडम, आप तो नाराज हो रही हो। चलो मैं चुप हो जाता हूँ। कुछ ही देर में अर्जुन लीजा और उसके अमेरिकन दोस्तों को रंजीत के घर पहुँचा देता है, जिसके बाद लीजा अपने पिता रंजीत से मिलकर बहुत खुश होती है। हे पॉप्स, मैंने आपको बहुत मिस किया। आप इतने सालों में एक बार भी अमेरिका मुझसे मिलने नहीं आए। सब्र का फल मीठा होता है। अब तुम देख लो, तुम्हें अचानक से इतना बड़ा देखने के बाद मुझे कितनी खुशी मिल रही होगी। वैसे आज शाम तुम्हारे आने की खुशी में मैंने पार्टी रखी है। जाओ, जाकर आराम कर लो और अपने दोस्तों को उनका कमरा दिखा दो। लीजा अपने दोनों दोस्तों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें उनके कमरे दिखा देती है। इसके बाद वो भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। रंजीत अर्जुन के पास जाता है और उससे कहता है, अर्जुन बेटा, तुम भी रात की पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रख रहा हूँ। दूर दूर से बहुत एजुकेटेड लड़के आएंगे। रंजीत बहुत खुश होता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और उनके घर मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही लीजा तैयार होकर आती है। अर्जुन उसे देखता ही रह जाता है। अरे बाप रे, ऊपर वाले ने इन लीजा मैडम को तो बहुत ही फुर्सत से बनाया है। इतनी सुंदर है कि नजर ही नहीं हट रही। रंजीत लीजा को सबसे मिलवाता है, जिसके बाद रंजीत लीजा से कहता है, बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता। तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी शादी करके अपनी जिंदगी में खुश रहो। मैंने यहाँ तुम्हारे लिए स्वयंवर रखा है। जो लड़का तुम्हें पसंद आए बस मुझे बता देना। ये सभी बाहर के देशों में पढ़ाई करके आए हैं, सभी एजुकेटेड हैं। ओहो पॉप्स, आप ये क्या सोच रहे हो? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, और वैसे भी ये स्वयंवर पुराने जमाने में हुआ करते थे। रंजीत अपनी बेटी लीजा को बहुत मनाता है, जिसके बाद वो मान जाती है। रंजीत कई लड़कों से लीजा को मिलवाता है, लेकिन लीजा को कोई पसंद नहीं आता। पार्टी में सभी एंजॉय करते हैं, लेकिन लीजा बहुत परेशान हो जाती है और थोड़ी देर टहलने के लिए गार्डन में पहुंच जाती है, जहां उसे अर्जुन मिलता है। ओ विलेजर बॉय, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मैडम, थोड़ा अंदर अमीरों का माहौल है और मैं गरीब हूँ। मेरा उनके साथ कोई मेल नहीं, इसलिए यहाँ टहल रहा हूँ। ओह आई सी, आई एम इम्प्रेस्ड। है? क्या कह रही हो लीजा मैडम? मेरा मतलब है कि तुम बहुत अलग हो और अच्छे भी हो। लीजा इतनी बड़ी पार्टी को छोड़कर अर्जुन के साथ गार्डन में खुशी खुशी बातें कर रही होती है। अगले दिन अर्जुन लीजा को सभी दोस्तों को घुमाने के लिए लेकर जाता है। लीजा के साथ रहकर अर्जुन बहुत खुश रहता है। वहीं लीजा को भी अर्जुन का साथ बहुत अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन
लीजा अपने पिता रंजीत के पास जाकर उनसे कहती है, पॉप्स, जिसका मुझे इंतजार था आखिर वो मुझे मिल ही गया। अमेरिका में मुझे बहुत बड़ी कंपनी के अंदर जॉब मिली है, मुझे वापस जाना होगा। लेकिन बेटी, अभी तो तुम मुझसे सही से मिली भी नहीं हो। आपके कहने पर मैं यहाँ आई थी, अब आप मेरे करियर के बीच में मत आइए। मैंने उस जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, उसे बेकार मत जाने दीजिए। रंजीत कुछ नहीं कह पाता, जिसके बाद लीजा अर्जुन के पास जाती है और उससे कहती है, चलो अर्जुन, मुझे और मेरे दोस्तों को एयरपोर्ट तक छोड़ाओ। कहीं न कहीं लीजा बहुत मायूस थी। वहीं लीजा के जाने की खबर सुनकर अर्जुन भी बहुत मायूस हो जाता है। अर्जुन लीजा को एयरपोर्ट पर छोड़ आता है, जिसके बाद लीजा वापस अमेरिका चली जाती है। लेकिन अमेरिका जाने के बाद भी लीजा के दिमाग से अर्जुन निकल नहीं पाता। वहीं अर्जुन भी लीजा को रोज याद करने लगता है। एक दिन लीजा अपने पिता रंजीत को कॉल करती है। पॉप्स, मैं आपसे ये बात कई समय से कहना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई। दरअसल मुझे अर्जुन बहुत पसंद है। वो गरीब है, गंवार है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। लीजा की ये बात सुनकर रंजीत को हंसी आ जाती है। अरे माना अर्जुन गंवार है, लेकिन वो गरीब नहीं है, और अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो मैं बहुत खुश हूँ। अर्जुन तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हें पता है, अर्जुन इस हवेली का मालिक है जिसमें हम लोग रहते हैं। उसके पास तो इतना पैसा है कि तुम्हें कभी जिंदगी में नौकरी करनी ही नहीं पड़ेगी। अपने पिता की ये बात सुनकर लीजा खुश हो जाती है और वापस इंडिया आकर अर्जुन से शादी कर लेती है। शादी वाले दिन अर्जुन लीजा को एक तोहफा देता है। ये लो मेरी अंग्रेजन बहू, तुम्हारे लिए मैं एक तोहफा लाया हूँ। जैसे ही लीजा तोहफा खोलती है, उसके अंदर सोने की चेन होती है, जिसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी लीजा को सोने की चेन पहनाता है। उस दिन के बाद लीजा अमेरिका जाने का फिर कभी नाम नहीं लेती और अर्जुन अपनी अंग्रेजन पत्नी लीजा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। काली बहू का जादुई लहंगा। देखो भाई साहब, वैसे तो आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं, क्योंकि एक तो इसका काला रंग, ऊपर से नैन नक्श से भी नाकाम, पर बेटी जात जानकर इसे बहू बना रही हूँ। बदले में बतौर 10 लाख का दहेज एक 4 चक्के की कार और घर बार का साज सामान, बारातियों का स्वागत सत्कार होगा। मोहिनी के मुंह से दहेज की मांग से बेबस बाप धीना असमंजता में डाल देता है। मगर मैं बेचारा गरीब बाप दहेज का इतना दाम कहाँ से जोड़ सकूंगा? मैं कौन सा दहेज का 10 लाख अभी ही मांग रही हूँ, वो तो ब्याह के बेला की बात है। बेटी का ब्याह धीना को कर्ज के दलदल में धकेल देता है। बावजूद इसके धीना दहेज का सारा दाम नहीं जोड़ पाता। पुश्तों से लेकर सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद भी उसे पैसे कम पड़ते हैं। ब्याह के दिन बेटी की विदाई की बेला पर पिता कहता है, अरे समधन जी, दहेज में 2 लाख का दाम कम रह गया, बहुत जल्दी वो ही चुका दूंगा। इसके बाद बारात दुल्हन के लिए ससुराल की ओर अग्रसर होती है, जहां मोहिनी कड़वे शब्दों में कोहिना का स्वागत करते हुए कहती है, अरे ओ मेरी काली कमली कुरूपा बहू, अपने काले कदमों से गृह प्रवेश करके भीतर आ जा। जैसे ही कोहिना भीतर आती है, बिजली गुल हो जाती है। हे ईश्वर, इस कलमुही के काले मनहूस कदम पड़ते ही घर का उजियारा अंधियारे में छा गया। मोहिनी के मुंह से कड़वे बोल सुनकर कोहिना अपने मन में कहती है, हे कृष्ण कन्हैया, अपने भक्त पर कुलक्षणी का कालिक लगने से बचा लो भगवान। एकाएक पूरा घर रोशनी से उजागर होता है, मानो भगवान ने भक्त की पुकार सुन ली हो। अभी सप्ताह भर भी हुआ था कि सास का सताव शुरू हो जाता है। अरे ओ मेरी काली कलमुही बहू, शादी को सप्ताह बीत गया, अब तक तेरा बाप पैसे लेकर यहाँ पधारा क्यों नहीं? सासू माँ, कल ही मेरी बाबूजी से बात हुई थी, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अरे मैं तेरे बाप के दुखों का बखान सुनने नहीं बैठी। या तो वो दहेज का दाम चुकता करे, वरना दहेज के 2 लाख तुझे बहू से बाई बनाकर अदा करवाऊंगी। मोहिनी कोहिना को खूब खरी खोटी सुनाती है। एक सांझ दोनों माँ बेटे मिलकर कहते हैं, माँ, मैं तो कहता हूँ इस बला को उठाकर सीधे बाहर फेंक देते हैं। मानस, तू बड़ा मंद बुद्धि है। देखते जा, मैं इसे ऐसे कुत्तों की तरह काम करवाऊंगी कि ये खुद अपना रास्ता नाप लेगी। दहेज की 2 लाख के दाम के लिए मोहिनी कोहिना के कंधों पर हर एक दिन सैकड़ों कामों का बोझ बढ़ाती जाती है। अरे ओ काली स्याह, बैठी क्यों है, काम कर। माँ जी, सारा काम हो गया है, अब करने को क्या बचा है?
आप जानबूझकर मेरे लिए कामों में कमी निकाल कर मुझे तंग करती हैं। इतनी ज्यादती तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। ये सुनकर मोहिनी गुस्से से भौहें चढ़ाकर कोहिना को कसाई की नाई मारती है। तभी मानस भी उस पर टूट पड़ता है। अरे मेरी माँ से जबान लड़ाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे घर में तुझ काली बदरा की जरूरत नहीं है। दोनों बेचारी बहू को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। कोहिना रोते हुए एक जंगल की ओर अग्रसर होती है कि एकाएक उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो किसी हिरनी की करहाने की आवाज है। काफी खोजबीन के बाद कोहिना को वो हिरनी जंगल के बीचों बीच पड़ी दिखती है। लगता है ये हिरनी बेहद प्यासी है। शायद प्यास के प्रभाव से इसका चेहरा कुम्हला गया है। कोहिना पास पड़े मिट्टी के एक बर्तन में नदी से पानी लाकर जैसे ही हिरनी को पिलाती है, एक तेजोमय प्रकाश के साथ हिरनी परी में परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बरसों बाद मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया। पर तुम हिरनी कैसे बनी थी? बरसों पूर्व मुझसे एक परिपक्व पाप हो गया था, जिसके कारण मैं परी से हिरनी में बदल गई। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परी की नजर एकाएक कोहिना के फटे पुराने कपड़ों पर जाती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अपने कौतुक से एक मलमल कपड़ा उसे देकर कहती है, कोहिना, ये एक जादुई मलमल का वस्त्र है जिसे तुम किसी भी सांचे में ढाल सकती हो। साथ ही ये तुम्हारी दिन दशा को भी बदलाव देगा। जादुई कपड़े का भेद बताकर परी ओझल हो जाती है। जादुई कपड़े को लेकर कोहिना अपने पिता के घर पहुंचती है। पिताजी। अरे मेरी बच्ची, तू ससुराल में सब कुशल मंगल तो है? पिताजी, वो दोनों माँ बेटे अव्वल दर्जे के दरिंदे हैं। दहेज के 2 लाख के दाम के लिए पति की प्रताड़ना और सास का सताव सब कुछ सहन किया। उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझ काली को बहू बनाया था। दीना की निगाह चमकते कपड़े पर पड़ती है। ये कितना सुंदर मलमली कपड़ा है, एकदम सोने के समान चमक दमक रहा है। कोहिना अपने पिता से परी का परिचय साझा करती है। बेटी, ये मलमली कपड़ा जादुई है या नहीं, पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए इससे कुछ मांग कर देख। जादुई मलमली कपड़े इसी पलछिन सुंदर लहंगे के सांचे में ढल जाओ। कोहिना के कहते ही वो जादुई मलमली कपड़ा एक सुंदर सुनहरे लहंगे में बदल जाता है, जिसे देख दोनों बाप बेटी की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। पिताजी, ये तो सचमुच में जादुई कपड़ा था। उसी कपड़े से ये लहंगा बना है। इसका मतलब अब ये लहंगा जादुई लहंगा है। ये सोचकर कोहिना सुंदर सुनहरे जादुई लहंगे से बोलती है, ऐ मेरे जादुई मखमली लहंगे, मुझे खूब सारे सुंदर लहंगे दो। कोहिना के इतना कहते ही जादुई मखमली लहंगे में तेज प्रकाश पड़ने के साथ उसके भीतर से सैकड़ों रंग बिरंगे सुंदर लहंगों की बौछार लग जाती है। अब ये जादुई लहंगे से मिले ये लहंगे ही कोहिना की कमाई का जरिया बनेगा। अब हम दोनों मिलकर लहंगों का कारोबार शुरू करेंगे। जादुई लहंगे से मिले लहंगों को लेकर कोहिना बाजार में बड़े लहंगे व्यापारी के हाथों उन्हें बेच आती है, जिससे उसे जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे वो सबसे पहले अपने घर की आर्थिक अवस्था को सुधारती है। ऐसे ही हर एक दिन वो जादुई लहंगे से लहंगे की बड़ी व्यापारी बन जाती है। कुछ महीनों बाद पिताजी, जादुई लहंगे से मिले सुंदर लहंगे आज लाखों में बिक रहे हैं। हमारी आर्थिक दशा फर्श से अर्श पर आ गई है, जिसका मुख्य श्रेय जादुई मलमली लहंगे को जाता है। बेटी, अब तो हमारे पास पैसे की कोई किल्लत नहीं रही। जादुई लहंगे से हम दहेज का 10 गुना दाम दे सकते हैं। अब तू अपने ससुराल चली जा। पिताजी, मैं इस जादुई लहंगे से उन लोभियों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। कोहिना अपना बीता जीवन बिसार कर बिना रुके थके आगे की ओर अग्रसर होती है। हे मेरे जादुई मलमल के लहंगे, मुझे भिन्न भिन्न भांति के लाजवाब लहंगों को मुहैया कराओ, ताकि मैं गरीबों की बेटियों को जो दुल्हन बनती हैं, उनका महंगा लहंगा पहनने की लालसा को पूरा कर पाऊं। जादुई मलमली लहंगा कोहिना को अनेकों सुंदर सांचे से गड़े लहंगे देता है, जिनसे कोहिना गरीब बेटियों के ब्याह में लहंगे दिया करती थी। समय गुजरता गया। अब कोहिना के लहंगों के कई बड़े शोरूम, दुकान और कारखाने हो चुके थे। फिर एक दिन कोहिना अपने जादुई लहंगे को निहारती हुई कहती है, क्या मेरा ये जादुई लहंगा मेरे काले भद्दे रूप को भी बदल सकता है?
ऐ मेरे जादुई लहंगे, मेरे काले रूप की काया पलट कर दो। कोहिना के कहते ही उसी पल छिन जादुई लहंगा कोहिना को सर से पांव तक सराबोर कर देता है, जिसके साथ उसका रूप एक मेनका जितना निखर जाता है। क्या सचमुच ये मेरा ही अक्ष है? शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मेरे कुरूपता की काया पलट कर दी आज। अपने सुंदर सुनहरे रूप को देख कोहिना फूले नहीं समाती और बहू का बुरा जीवन बिसार कर बतौर भविष्य में आगे बढ़ जाती है। औरत को पहुंचाया गया आघात अक्सर उनके जीवन में गहरी छाप की छवि छोड़ जाती है, जिसे बिसारना बेहद कठिन हो जाता है। आज कोहिना का नाम सैकड़ों सफल औरतों की श्रेणी में शुमार है। स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अगर उसे अपना साया समझकर साथ लिए चलो तो सफलता की सीढ़ियां भी आपका साथ देती हैं। मॉडर्न सास की देसी बहू। अरे मैं तो अपनी बहू एकदम मॉडर्न लेकर आऊंगी। उसके पहने हुए कपड़ों का स्टाइल और उसके चलने का स्टाइल बिल्कुल क्लासिक होगा। बहू तो मैं बिल्कुल अपनी से भी ज्यादा मॉडर्न लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक और मॉडर्न बहू इस घर में आ जाएगी। अरे तुम कम हो क्या जो अपनी जैसी लाना चाहती हो? क्या हमें सुखी से जीने नहीं दोगी? ओहो, मेरी जैसी मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? क्या मैंने आप लोगों की खुशी छीन रखी है? मैं तो कहती हूँ जैसे दिल करे वैसे अपनी जिंदगी को जियो, लेकिन आप लोग हो कि मानते ही नहीं हो। अरे तुम एक मॉडर्न वाली जिंदगी जी रही हो तो हमें क्या जरूरत है? ऐसा कहकर सर्वेश वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद संजना अपनी सहेलियों से कहती है, अरे अरे, इनकी तो मजाक करने की आदत है, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। वैसे कविता, तेरी बेटी अमेरिका में जॉब करती है, तूने अपनी बेटी के लिए क्या सोचा है? अभी मैंने तो कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं, अगर कविता को कोई लड़का पसंद होगा तो वो हमें खुद बता देगी। ये बात भी ठीक है। और नीलम, आरती, अगर तुम्हारी कोई नजर में मॉडर्न लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम्हारी बहू तुमसे भी ज्यादा मॉडर्न हो, तभी तो तुम दोनों की बन पाएगी। संजना अपनी सहेलियों से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिसके बाद संजना घर का दरवाजा खोलने के लिए जाती है। जैसे ही वे दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसका बेटा एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में खड़ा होता है, जिसे देखते ही संजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने बेटे अनुराग से पूछती है, अरे बेटा, ये सब क्या? कौन है ये लड़की जिसे तू अपने साथ लेकर आया है? माँ, ये प्राची है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हमने शादी कर ली। अब से ये मेरी पत्नी है और मेरे साथ इसी घर में रहेगी। ऐसा कहकर अनुराग अपनी पत्नी प्राची को घर के अंदर ले आता है। घर में संजना की सभी सहेलियां बैठी होती हैं, जिन्हें देखकर प्राची उनसे कहती है, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। प्राची को इस तरह बात करते हुए देख संजना की सभी दोस्त उसके ऊपर हंसने लगती हैं। तभी प्राची उनसे कहती है, अरे क्या हुआ? हम सब इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? क्या मन ने कोई बड़ा जोक मारा से? अरे नहीं नहीं, जोक तो यहाँ तुम्हारी सास का बना है। अभी तो बहुत बोल रही थी कि मैं अपने बेटे अनुराग के लिए एकदम मॉडर्न लड़की लेकर आऊंगी, लेकिन तुम तो पूरी गांव की गवार हो। संजना की सभी दोस्त मिलकर प्राची का अपमान करती हैं, लेकिन प्राची ये उनकी बात समझ नहीं पाती, जिसके बाद संजना गुस्से से अपनी सभी दोस्तों को घर से जाने के लिए कह देती है। उनके जाते ही वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, ये सब क्या है? कौन है ये गवार लड़की? इसको तो बात करना भी नहीं आता। ये हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? अरे माँ, ये प्राची है, कन्हैयापुर के गांव में रहती है। हम दोनों ने एक साथ कॉलेज किया था, तब से ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो शादी अच्छे से करना चाहता था, लेकिन प्राची के माता पिता मान नहीं रहे थे, इसलिए मुझे उसे भगाकर शादी करनी पड़ गई। अरे बेटा, इसे तू जहाँ से लेकर आया है वहीं छोड़ो। ये लड़की तेरे लायक नहीं है, कितनी गवार है, इसे तो बात करना भी नहीं आता। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है। नहीं माँ, मैं प्राची को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी पत्नी है, आज से ये मेरे कमरे में ही रहेगी। अरे माँ जी, अब तो थमने जवाब मिल गया से, अब मैं कहीं ना जाती। चलो चलती हूँ मैं अपने पति के दोहरे कमरे में। चलो जी, मन ने अपना कमरा दिखा दो। अनुराग प्राची को अपने कमरे में ले जाता है और उसे अपना कमरा दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ एक गांव की लड़की से अपने बेटे की शादी देख संजना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो हर रोज अपना सारा गुस्सा प्राची के ऊपर निकालने लगती है। अरे अब मैं इसका क्या करूं?
ये तो रोज मुझे इग्नोर कर देती है। इसको यहाँ से भगाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर संजना अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है। ये पार्टी वो अपनी सालगिरह बनाने के लिए रखती है, जिसमें वो अपने सभी अमीर और हाई फाई दोस्तों को इनवाइट करती है। पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी प्राची पैरों में मोटी मोटी पायल पहनकर और छम छम करती हुई आती है, जिसे देखकर सभी मेहमान जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या, ऐसा लग रहा है जैसे गांव की कोई छम्मक छल्लो चलती हुई आ रही है। अरे अरे देखो तो सही, कितनी गवार है ये, इसको तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। पार्टी में आने के बाद सभी के मुंह से ऊट पटांग बातें सुनकर प्राची को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद प्राची गुस्से से कहती है, अरे यो की बकवास करे जा रहे हो तुम लोग। अरे गांव के लोग के इंसान न होते का, जो तुमने अपने क्लास की पढ़ी है, क्या जानते हो तुम फैशन के बारे में? अरे मारे तो पूछो, फैशन के होवे है? अरे फैशन वो होवे है जिसमें पूरा शरीर ढके होवे है। तुम्हारी तरह आधा नंगा घूमना किसको अच्छा लगेगा? अरे जिन लोगों को इंसान की इज्जत करनी ही नहीं आती, वो किस बात का क्लास दिखा रहे हैं? प्राची का ये बर्ताव देखकर वहाँ खड़े सभी मेहमान चुपचाप खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद संजना गुस्से से प्राची के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों की इंसल्ट करने की? तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। आई नो यू वेरी वेल सासू माँ जी। प्राची के मुंह से इंग्लिश सुनते ही संजना हैरान रह जाती है, जिसके बाद प्राची सबसे कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं गवार हूँ और गांव से आई हूँ? दरअसल मैं इसी शहर की कमिश्नर की बेटी हूँ। मेरा नाम प्राची वर्मा है और मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा अच्छा क्लास आप लोगों का होगा। लेकिन आज मुझे इतना जरूर पता चल गया है कि यहाँ लोग क्लास नेचर से नहीं, उसके पहने हुए कपड़े और उसके बात करने के तरीके से जज करते हैं। प्राची की ये बात वहाँ खड़े लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्राची का सच जानकर संजना को अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो प्राची के पास आकर कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुम गांव की लड़की हो, तुम्हारी थोड़ी सी बेइज्जती करूंगी तो शायद तुम यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाओगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इसी शहर की कमिश्नर की बेटी हो। लेकिन आज मुझे एक सबक जरूर मिल गया है कि मॉडर्न अच्छे कपड़े या अच्छे दिखने से नहीं, बल्कि दिल से होना चाहिए। तभी वहाँ अनुराग आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सब प्राची का ही प्लान था। जब मैंने उसे बताया कि आप बहुत मॉडर्न हो और आपको एक मॉडर्न बहू चाहिए, तो प्राची ने मुझे समझाया कि मॉडर्न कपड़ों से नहीं, दिल से होना जरूरी है। और इसलिए प्राची ने ये ड्रामा शुरू किया ताकि आप भी दिल से मॉडर्न बनो, ना कि कपड़ों से। संजना का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपने बेटे और बहू दोनों से माफी मांगती है, जिसके बाद संजना प्राची के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगती है और उस दिन से गांव के लोगों के बारे में उल्टा सीधा कहना भी बंद कर देती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। शेफाली रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, तभी सुहानी उसे आवाज लगाती है, अरे बहू, जरा मेरा सर दबा देना, सर बहुत दर्द हो रहा है। आई माँ जी। शेफाली के पास दो बूढ़ी औरत आकर कहती हैं, अरे बहू, जरा मुझे एक कप चाय बना कर दे दो। अरे बहू, मुझे अपनी पीली साड़ी नहीं मिल रही, जरा ढूंढ कर दे दो। माँ जी, अभी रुकिए, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ और आपको साड़ी ला कर देती हूँ। ठीक है बहू। शेफाली चाय बनाकर गैस पर चढ़ा देती है। वहीं कमला के कमरे में जाकर उसकी अलमारी से पीली साड़ी ढूंढकर उसे देती है। वो सुहासिनी के कमरे में जाती ही है कि चंद्रवती कहती है, अरे बहू, मेरे कानों के झुमके देखना, अच्छा है, ये वाला पहनूं? वो क्या है ना, मैं मंदिर के कीर्तन में जा रही हूँ। माँ जी, आपके कानों में ये नहीं, ये गुलाबी चोकर के साथ वाला है ना, इसके झुमके पहन लीजिए। शुक्रिया बहू। कोई बात नहीं माँ जी, बहुत लेट हो गया है। सुहासिनी माँ जी कब से मुझे सर दर्द में पुकार रही हैं। अरे बहू, कितनी देर लगाएगी, मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। बस आई माँ जी। कहकर शेफाली सुहासिनी के कमरे में जाती ही है कि सरोज बाहर आकर कहती है, अरे बहू, तू बिजी है? हाँ माँ जी, अभी मैं बिजी हूँ। सुहासिनी माँ जी का सर दर्द हो रहा है, बहुत देर से बुला रही हैं वो मुझे। बेटा, एक काम कर दे, फिर तू दबा दे उसका सिर। अरे नहीं शेफाली बहू, तू कहीं मत जा, बहुत देर से तू इधर उधर जा रही है।
अरे बहू, मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, बस एक बार ढूंढ कर दे दे। ओहो भुलक्कड़ माँ जी, आपके सर के ऊपर ही आपका चश्मा लगा है, लीजिए। ओहो, ये रहा, शुक्रिया बहू। कोई नहीं माँ जी। आइए माँ जी, अब मैं आपका सर दबा देती हूँ, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहकर शेफाली सुहासिनी का सिर दबाने लगती है तो उसकी 1 साल की बेटी रोने लगती है। ओहो कि टूट गई। माँ जी 1 मिनट, उसे यहाँ ले आती हूँ। पता नहीं आज की डेट में तो मेरा सिर दबाएगी या नहीं। जा पहले किट्टू को यहाँ लिया, मैं उसे संभाल लूंगी, फिर तू मेरा सर दबा देना। जी माँ जी। ओहो, मेरी 5 सास तो अब मुझ पर ही भारी पड़ रही हैं। भला शेफाली के साथ वो कौन सी दुविधा थी कि उसे अपनी 1 साल की बेटी के साथ 5 सासों को भी संभालना पड़ता है। और उसकी 5 माजी कैसे हैं, ये जानने के लिए आपको कुछ वक्त पीछे चलना होगा। शेफाली बेहद गरीब लड़की थी जो अपने बीमार माँ बाप के साथ रहती थी। जैसे तैसे उन्होंने शेफाली की शादी रोहन से करा दी, पर वो अपनी माँ की तरह घमंडी था। यूं तो वो किसी गरीब लड़की से शादी नहीं करता, पर शेफाली की सुंदरता पर मोहित होकर उसने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद उसके साथ बर्ताव बुरा करता था। शेफाली 9वें महीने के आखिरी चरण पर थी। ऐसे ही सुबह उसके बाल पकड़कर कहता है, अरे ओ मैडम, मेरी चाय कहाँ है? तुझे बताना पड़ेगा बार बार कि ये मेरे चाय पीने का वक्त होता है। आंखें हैं या बटन? हाँ। रोहन जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। तभी धक्का मारकर रोहन उसे गिरा देता है। रोती हुई शेफाली उसकी चाय लाती है। अपने कमरे में आकर वो कहती है, मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ? शादी के बाद तो मैं खुश हुई नहीं। मेरे ससुराल वाले भी बेकार हैं। मुझे माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। मैं आज उनसे मिलने जाऊंगी। अरे ओ सैफ अली, जरा इधर आ। माँ जी, मेरा नाम सैफ अली नहीं शेफाली है। अच्छा, तू अब अपनी सास को सिखाएगी क्या? मैं तेरा नाम बिगाड़ कर ही बोलूंगी, सैफ अली सैफ अली। मेरे सामने अपनी चोट चलाने की जरूरत नहीं है। जाकर मेरे लिए हलवाई से गरम गरम गुलाब जामुन लेकर आ। जी माँ जी। अपनी सास से पैसे लेकर वो हलवाई से गुलाब जामुन जाकर ले लेती है तो उदास मन से कहती है, यही मौका है, मुझे माँ बाबा के पास जाकर मिलना चाहिए, वरना मेरे सास और पति मुझे जाने ही नहीं देंगे। शेफाली अपने माता पिता के पास जाती है तो देखती है कि गांव के लोग बैठकर उनका शोक मना रहे हैं। तभी गिरती पड़ती रोते हुए अपने माता पिता की देह को देखकर वो कहती है, अरे माँ, उठो ना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। बाबा, बाबा आप तो उठो, क्यों आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए? मैं आ रही थी ना, कम से कम अपने सीने से लगा लेते एक बार, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। बेटा, रोकर उनकी आत्मा को परेशान मत करो, अब इनका अंतिम संस्कार कर दो। पहले से दुखी शेफाली अपने माता पिता को मृत देखकर और टूट जाती है। फिर उनका अंतिम संस्कार कर देती है। वो उन्हें याद करके अपने घर में रोती है। बाबा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है, कैसे रहूं मैं? अरे मैं तो माँ जी के गुलाब जामुन लेकर गई नहीं, 2 दिन से यही हूँ। वो बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। वो रोती बिलखती हुई गुलाब जामुन लेकर अपनी सास को दे देती है। माँ जी, ये लीजिए। बेशरम बेहया, 2 दिन से कहाँ अपने मुंह काला करा रही थी? माँ जी, मैं परेशान थी इसलिए अपने घर चली गई। वहाँ पहुँची तो माता पिता की देह को देखकर मैं संभल नहीं पाई और वहीं रही। क्या झूठी कहीं की? शर्म नहीं आई तुझे? उल्टा कहेंगी, अच्छा हुआ तेरे माँ बाप चल बसे, वैसे भी उनका पैर कब्र में ही लटक रहा था। अब तू इस घर से हमेशा के लिए चली जा और यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। लीला की बात सुनकर शेफाली दोनों के आगे गिड़गिड़ाने लगती है, पर रोहन भी उसकी एक नहीं सुनता और धक्के मारकर घर से बेघर कर देता है। बेचारी शेफाली को पीड़ा होने लगती है और वो पेट पकड़कर एक सिग्नल पर बैठी बूढ़ी औरत के सामने बेहोश हो जाती है। अरे, लगता है इसका प्रसव होने वाला है। हे रूपा, जल्दी आ, ये लड़की मुश्किल में है। तभी दोनों बूढ़ी औरतें अपने घिसे पिटे टेंट में उसे ले जाती हैं और उसकी डिलीवरी करवाती हैं। कुछ देर बाद शेफाली को होश आता है तो रूपा बच्चा देकर कहती है, ये लो, तुम्हारी प्यारी सी बेटी हुई है। सच में? क्या माँ जी, आपने मेरी मदद की है? हाँ बेटिया, हम दोनों बेसहारा सिग्नल पर बैठी भिखारिनों ने तुम्हारी मदद की है।
अरे नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। अगर आपका कोई नहीं है तो मेरा भी कोई नहीं है, इसलिए अब से आप दोनों मेरे और मेरी बेटी के साथ मायके में रहेंगे। शुक्रिया बेटा, हमें अपना समझने के लिए। 2 महीने बीत जाते हैं। शेफाली अपने मायके में उन दोनों बूढ़ी औरतों के साथ रह रही थी। वो सब्जी लेने आई थी कि एक बहू अपनी बूढ़ी सास को घर से बेघर करके कहती है, माँ जी, आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, इसलिए आज के बाद यहाँ वापस लौटने की कोशिश भी मत करना, रोड पर रहो। अरे बहू, मेरे साथ ऐसा मत कर। शेफाली उस बूढ़ी औरत को रोता देख कहती है, माँ जी, मैंने सब देख लिया। आज से आप मुझे अपनी बेटी समझकर मेरे साथ ही रहना। शुक्रिया बेटा, मुझे आसरा देने के लिए। इस तरह सुहासिनी, रूपा, चंद्रावती तीनों उसकी सास के समान उसके साथ खुशी से रहती हैं और उसके बच्चे के साथ भी खेलती हैं। 2 दिन बाद मंदिर में उसे बेतहाशा रोती हुई कमला मिलती है। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मंदिर के लोग भी अब मुझे दान नहीं करते हैं। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो माँ जी, आप वापस क्यों नहीं गई? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, वो मुझे मारता भी है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। आज देख भी लिया कि ये सच होता है। माँ जी, अब से आप मेरे साथ ही रहेंगी, चलिए। शेफाली कमला को अपने साथ ले जाती है। वहीं 6 महीने बाद उसे एक बूढ़ी खून से लथपथ सरोज मिलती है। उसका भी कोई नहीं होता और सरोज भी शेफाली और बाकी सबके साथ रहती है। इस तरह शेफाली उन 5 बूढ़ी औरतों को और माँ सास के स्वरूप में अपने साथ रखती है, उनका ख्याल रखती है और वो भी उन्हें माँ का प्यार देती है। एक दिन सुहासिनी किट्टू को गोद में लेकर खिला रही थी। अरे अरे मेरी प्यारी सी किट्टू, आंखें तो देखो तारे की तरह चमक रही हैं। कैसे अपनी दादी को देख रही है? अब तो ये मुझे देखेगी, क्योंकि मैं ही इसको इस दुनिया में लाई थी ना। बेटा, ले किट्टू बेटा। अरे मुझे गोदी में दो, ये मेरी पोती है। तभी शेफाली की 5 अनाथ सास उसकी किट्टू को गोद में लेने के लिए लड़ती हैं। तभी शेफाली कहती है, अरे अरे माँ जी, आप सभी बारी बारी से मेरे किट्टू को खिला लीजिएगा, वरना उसके ही लग जाएगी। हाँ, ये ठीक है। इस तरह 5 दादियां अपनी पोती को अलग अलग गिफ्ट देती हैं और उसके साथ खेलकर खुश रहने लगती हैं। एक चुड़ैल शीशे पर अपनी लिपस्टिक से आईने पर हैप्पी करवा चौथ डियर सिड लिखती है। उसी वक्त कमरे में सिद्धार्थ आता है और ये देखकर चौंक जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा तो सिर्फ मेरे लिए तान्या लिखती थी, पर वो तो वापस आ ही नहीं सकती ना। नहीं सिड, मैं वापस आ चुकी हूँ। देखो, तुम्हारी तान्या यहाँ है। अपने अधूरे सपने को पूरा करने आई हूँ। सिद्धार्थ चुड़ैल को देखते ही बेहोश हो जाता है। आखिर सिड चुड़ैल को देखते ही बेहोश क्यों हो गया? क्या उन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध है? ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ वक्त पीछे जाना होगा। 2 साल पहले सिड एक कंपनी में काम करता था। तभी वहां तान्या न्यू एम्प्लॉय बनकर आई, जिसे देखते ही सिड को लव एट फर्स्ट साइट हो गया। तभी उसका बॉस सिम्बा कहता है, अरे सिद्धार्थ, ये हमारी कंपनी के न्यू एम्प्लॉय हैं। इन्हें रूल रेगुलेशन और काम समझा दो। जी सर। ये कहते ही सिड अपने केबिन में लाकर उसे कंपनी के रूल्स बता देता है। तो अब आप सारा काम समझ गई ना? तो एक प्रेजेंटेशन बनाकर दिखाइए। जी जी सर। अरे तुम्हारा नाम क्या था? मैं तो भूल ही गया। सर, मैंने आपको बताया ही नहीं, तो आप बोलेंगे कैसे? माय नेम इज तान्या। ओह सॉरी, नाइस नेम। और आप मुझे सर नहीं सिद्धार्थ या फिर सिड कह सकती हैं। पर सर, मैं कैसे? अरे आप कह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाय, कितनी परी जैसी लड़की है, इसलिए तो इसने मेरा दिल चुरा लिया। और नाम भी बहुत प्यारा है, तान्या। मैं भी उसके मन में आऊंगा तो बनाएगी मुझे जान्या। वक्त बीतता है, धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं। दोनों साथ भी रहा करते थे। एक शाम को करवा चौथ का सामान देखते हुए तान्या कहती है, ये त्योहार कितना खूबसूरत होता है ना। इसमें पत्नी पूरे मन से अपने पति की लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार कर उसके लिए उपवास रखती है। फिर रात को चांद देखने के बाद अपने पति को देखकर उसके हाथ से जल ग्रहण कर अपना उपवास खोलती है। लगता तुम्हें काफी जानकारी है करवा चौथ के बारे में।
हाँ, बचपन से माँ को ये करता हुआ बहुत देखा है मैंने, इसलिए एक एक चीज जानती हूँ। मेरा भी मन है अपने पिया के लिए सज धज कर उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखना। कब से मन है तुम्हारा? बचपन से? सच बताऊं तो हाँ, मेरी शादी में बहुत इंटरेस्ट टाइम है। गुड्डे गुड़ियों की शादियां कराती थी। यार तुम कितने क्यूट हो, तुम्हारा प्यारा सा दिल और प्यारे प्यारे थॉट्स और सपने मैं इन्हें पूरा कर सकता हूँ क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। छुपाओ मत मुझसे, बोलो क्या बात है? वो तान्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रियली आई लाइक यू। मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। अच्छा, आई लव यू टू। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? इतनी देर करता है क्या कोई ऐसी बात बोलने में? पागल कहीं के। नहीं, इसका मतलब इस बार का जो करवा चौथ आएगा वो तुम मेरे लिए रखोगी? हाँ जानू। ये कहते ही दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे के साथ धूमधाम से शादी कर लेते हैं। ऐसे ही कार्तिक मास आ जाता है और तान्या खुशी से उसका हाथ पकड़कर कहती है, सिर्फ तुम्हें पता है ना, कार्तिक मास लग चुका है और करवा चौथ आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे लिए व्रत रखने के लिए। हाँ मैडम, जानता हूँ। और तुम मुझसे बहुत सारे कपड़ों और गहनों की डिमांड भी करोगी उस दिन पहनना जो है। हाँ, तो ये मेरा परम अधिकार है। तो कब चल रहे हो शॉपिंग पर? और करवा चौथ का सामान भी लेना है पूजा का। आज ही चलो, बहुत टाइम है मुझ पर। ये कहते ही सिद्धार्थ तान्या को मॉल में ले जाकर महंगी महंगी लाल रंग की साड़ियाँ, मेकअप का सामान और पूजा का सामान दिलवा देता है। अगले हफ्ते ही करवा चौथ का दिन था तो सुबह के 4 बजे सिड उसे प्यार से जगाकर कहता है, अरे उठो मैडम, सुबह के 4 बज रहे हैं, सरगी खा लो, उसके बाद तो पूरा दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा। मुझे सोने दो। डियर वाइफ, तुम भूल गई हो, आज तुम्हारा पसंदीदा दिन है, तुम्हारा पहला करवा चौथ है। ये सुनते ही तान्या झटके से उठ जाती है और कहती है, अरे हाँ, याद आया, लेकिन मैं आपके हाथ से खाऊंगी सरगी। हाँ ठीक है। ये कहते ही सिद्धार्थ उसे अपने हाथ से सरगी खिलाता है। रात के 8 बज जाते हैं। सिद्धार्थ ऑफिस से वापस आता है। तभी 16 श्रृंगार कर लाल साड़ी में नथनी कमरबंद के साथ हाथ में छलनी लिए तान्या आती है, जिसे देखकर सिड अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, हाय तान्या, ये तुम ही हो ना, मेरा पहला और आखिरी प्यार। क्यों, मुझे देखकर हो गए बिल्कुल फ्लैट? बस एक चीज की कमी है। ये कहते ही सिद्धार्थ उसके बालों में गजरा लगा देता है, जिससे तान्या की खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते हैं। हाय जानू, तुम मेरे लिए गजरा लाए, थैंक यू। अब क्या देखते ही रहोगे? चलो, अपने चांद को तो देख लिया तुमने, अब मैं भी असली वाले चांद की दीदार कर लूं। दोनों छत पर जाते हैं। तान्या छलनी लेकर आती है। सिद्धार्थ, यहाँ से तो चांद दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। अरे ज्यादा पीछे मत जाना, वो ग्रिल टूटी हुई है। छलनी लेकर धीरे धीरे तान्या पीछे की ओर जाती है। सिद्धार्थ उसे मना करता है, लेकिन वो फिर भी पीछे जाती है और ग्रिल से फिसल कर मर जाती है, जिसके बाद वो अपने करवा चौथ की अधूरी इच्छा के साथ ही मर जाती है। ये देखकर सिद्धार्थ बौखला जाता है। तान्या, तान्या नहीं, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? तान्या, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मना किया था मैंने, फिर भी तुम नहीं मानी। कितनी चाहत थी तुम्हारी आज का दिन रखने की, और वो ही नहीं हुआ। 1 साल बीत जाता है। अचानक से तान्या चुड़ैल के रूप में अपनी अधूरी इच्छा को लेकर सज धज कर लौटती है। सिड, तुम्हारी तान्या वापस आ गई। मैं तुम्हारे लिए पिछले साल करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाई, पर इस बार जरूर रखूंगी। एक चुड़ैल अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। गुमसुम सिड खाना खा रहा था। चुड़ैल उसके पास आती है, मगर सिड उसे देख नहीं पाता। 1 साल बीत गया, पर तान्या को मैं अभी तक भुला नहीं पाया। सिद्धार्थ, मैं ये रही, मेरी आवाज सुन रही हो तुम? तभी सिड उठकर उसके चुड़ैल शरीर से पार कर खाना वापस रसोई में रख देता है। तान्या बहुत कोशिश करती है उसे अपना एहसास दिलाने के लिए, लेकिन सिड उसे न देख पाता न सुन पाता। तभी वो लिपस्टिक से आईने पर हैप्पी करवा चौथ डियर सिड लिख देती है, जिसे देखकर सिड बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद होश में आता है। हे करवा चौथ माता, मैंने इस बार भी उनके लिए पूरी निष्ठा भक्ति से करवा चौथ का उपवास रखा है। बस इतनी शक्ति दे दो कि वो मुझे देख पाए, सुन पाए। तान्या, तान्या, लगता है मैंने सपना देख लिया। वो मेरे पास कैसे आ सकती है भला? सिद्धार्थ, मैं सच में वापस आ गई हूँ, आपके लिए,
और इस बार भी मैंने आपके लिए करवा चौथ का उपवास रखा है। अधूरी इच्छा होने की वजह से मैं फिर लौट आई हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आई। तान्या, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। पता भी है कैसे 1 साल काटा। प्लीज मुझे तुम छोड़कर मत जाना। तभी खिड़की से चांद की रोशनी उन पर पड़ती है। तान्या, चांद आ गया, क्या तुम मेरे लिए पूजा करोगी? हाँ बिल्कुल। चुड़ैल फिर से दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके उसके पास आती है और छलनी में चांद को देखकर अपने पति को देखती है, उसकी आरती करती है। तभी सिड उसे पानी पिलाकर उसका उपवास खोलता है और मिठाई खिलाता है। तभी चुड़ैल भी उसे मिठाई खिलाती है तो सिद्धार्थ इनकार कर देता है। आप मना क्यों कर रहे हैं? खा लीजिए ना। पहले मुझे भी तो पूरी विधि से उपवास खोलना होगा ना। आपने मेरे लिए करवा चौथ रखा। हाँ, अब रुको। सिद्धार्थ भी छलनी में चांद को देखकर फिर चुड़ैल को देखकर उसकी पूजा करता है तो चुड़ैल अपने हाथ से पानी पिलाती है, जिससे सिद्धार्थ का भी करवा चौथ का उपवास खुल जाता है और वो प्रार्थना करते हुए कहता है, हे करवा माता, मेरी पत्नी ने आपकी निष्ठा पूर्वक मेरे लिए व्रत रखा और आज मैंने उसके लिए व्रत रखा है। जानता हूँ ये दीर्घायु के लिए होता है, लेकिन मैं आपसे बस एक ही विनती करता हूँ कि मेरी पत्नी को आप मुझे वापस लौटा दीजिए। इसलिए तो आपको सभी पूछते हैं ना माता। सिद्धार्थ के ये कहते ही करवा माता प्रकट होकर कहती हैं, तुम दोनों की सेवा भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी इच्छा को पूर्ति करते हुए मैं तान्या को जीवन दान देती हूँ। आयुष्मान भवा। ये कहते ही उनके तेज से तान्या वापस इंसान रूप में आती है और करवा माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तान्या, तान्या तुम वापस आ गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। शुक्रिया करवा माता, आपने मेरी तान्या को मुझे वापस लौटा दिया। इसी तरह आगे की पीढ़ी भी आपको यूं ही पूछते रहे। जय करवा माता। इस तरह दोनों पति पत्नी का करवा चौथ का व्रत सफल होता है और वो खुशी खुशी रहते हैं।